नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 28 नवंबर 2021 एग्जाम के लिए बाल विकास की बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हमारी क्लास नंबर जो है वो 3। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अधिगम। अधिगम के अंतर्गत दो चीजें हम देखेंगे, एक तो थांडाइक से संबंधित उनके नियम सिद्धांत, और साथ ही साथ हम पावलाव के बारे में, तो उनकी पूरी थ्योरी भी, थांडाइक की भी। इससे पहले हमने क्लास नंबर 2 में देखा था वंशानुक्रम और वातावरण टॉपिक। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। कोर्स में अगर बात करें तो ये वाला पहला हमारा पूरा भाग हो चुका है। सीखने का जो अर्थ है, जिसमें अधिगम और ये सारी चीजें हैं, ये बेसिकली हमारा जो है वो टॉपिक है। इसमें स्टार्टिंग में देख रहे हैं अधिगम के नियम, थांडाइक, ये सारी चीजें हैं। बाकी इतनी सारी चीजें कोर्स में, जिसमें जो जो खास है वही हम देखेंगे, क्योंकि एग्जाम की तारीख काफी नजदीक है और ये भी सारी चीजें जो है वो बाकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अधिगम या सीखने की कुछ डेफिनेशन जो आपको एकदम याद होनी चाहिए। स्किनर ने डेफिनेशन दी है कि सीखना जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तीन ही चार डेफिनेशन है, पर उन्हीं में से ही पूछी जाती है, इसीलिए केवल आपको उन्हीं को दिमाग में रखना है। सीखना क्या है? व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये डेफिनेशन स्किनर ने दी थी। वुडवर्थ ने क्या कहा? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया। मतलब क्या है, जैसे कि आपको कोई चीज नहीं आती है, फिर जब आप सीखते हैं तभी तो आपको नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे आप इस चीज को समझिए कि आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है, अब आप सीख रहे हैं, अधिगम जब हो जाता है तो नवीन ज्ञान प्राप्त हो जाता है, नवीन उसके प्रति प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो जाती हैं, तो वो क्या है? अधिगम है। वो जो प्रक्रिया है उसको वुडवर्थ ने सीखने की प्रक्रिया कहा है। तो ये दो डेफिनेशन हो गई। इसके बाद बात करते हैं क्रो एंड क्रो की। इन्होंने क्या कहा? सीखना जो है आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। इन्होंने क्या कहा? आदतों का भी इसमें शामिल किया, ज्ञान को भी शामिल किया और अभिवृत्तियों को भी। तो क्रो एंड क्रो की ये डेफिनेशन है। गेट्स और अन्य ने डेफिनेशन दी कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो है वो परिवर्तन है। गेट्स की डेफिनेशन और जो पीछे हमने देखी स्किनर की डेफिनेशन देखी, मिलती जुलती है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य है। जब व्यवहार की बात आए तो स्किनर की बात करेंगे, पर जब हम बात करेंगे सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा, तब हम क्या कहेंगे? व्यवहार में परिवर्तन। अच्छा, गेट्स जो यहाँ पर वर्ड है उससे आप इस प्रशिक्षण को जोड़ सकते हैं। जैसे आप समझिए कि कहीं पर आप ट्रेनिंग लेने जाते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है कोई, वहां पर आप प्रशिक्षण लेने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं गेट में एंटर करते होंगे, तो उससे थोड़ा सा आप जोड़ सकते हैं। फिर आपका क्रॉनबैक की डेफिनेशन है कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। ये क्रॉनबैक की है। तो इतनी डेफिनेशन है जो आपको एकदम रटी होनी चाहिए। ये किसकी डेफिनेशन है? ये सब अधिगम की है। अधिगम क्या होता है? सीखना होता है। अब बात करते हैं थांडाइक के बारे में। तो थांडाइक ने अधिगम के नियम दिए थे और थांडाइक ने सीखने का सिद्धांत भी दिया था। सीखने का जो सिद्धांत था वो उन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली पर, वो हम आगे देखेंगे। पहले अधिगम के नियम समझते हैं। तो अधिगम के दो मुख्य टाइप होते हैं नियम के, एक प्राथमिक नियम, एक गौड़ नियम। गौड़ मतलब होता है जिसको हम ज्यादा प्राथमिकता ना दें, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी। जैसे आपके घर में जो है दो पेड़ लगे हैं, एक आपको फल दे रहा है, एक फूल दे रहा है, तो आप फल वाले को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं तो वो प्राथमिक हो जाएगा। और फूल वाले को देते हैं पर उतना नहीं देते हैं, क्योंकि इससे आपको फूल ही प्राप्त हो रहा है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? गौड़ हो जाएगा। अब प्राथमिक नियम क्या है इसमें समझिए। तो सबसे पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम क्या होता है कि कोई भी चीज आपको सीखनी है, इस चीज को समझिए, इन सभी को आपको जोड़ना किससे? अधिगम से जोड़ना है। तो कोई भी चीज अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए क्या जरूरी है? आपको क्या होना चाहिए? तत्पर होना चाहिए। जब तक आप तैयार नहीं होंगे उस लक्ष्य को पाने के लिए, तो आप कैसे उस चीज को सीख पाएंगे? तो क्या है? तत्परता का नियम ये कहता है। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं, प्रेरणा का नियम भी कहते हैं, मानसिक तैयारी का नियम भी कहते हैं। ये कुछ इसके नाम है। फिर आपका है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम जो है, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम किसी चीज के संदर्भ में लगातार अभ्यास करते हैं तो वो चीज हम सीख जाते हैं। हम डेली आप एक ही काम करें तो जाहिर सी बात है सीख जाएगा। तो वही अभ्यास के नियम में भी है, उद्दीपक और अनुक्रिया का जो संबंध होता है वो मजबूत होता है। आप समझिए उद्दीपक और अनुक्रिया क्या होता है। उद्दीपक जो है इसे हम कहते हैं स्टिमुलस, और जो अनुक्रिया होती है वो होता है आपका रिस्पॉन्स। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, आगे भी इस टर्म का हम यूज करेंगे तो वहां आपको समझ में आता रहे। तो आपका जो उद्दीपक होता है, स्टिमुलस होता है, ये आपका होता है लक्ष्य। जैसे आपको कोई चीज सीखनी होती है अधिगम में, तो आप क्या होता है, आपका एक लक्ष्य होता है जिसको हम करने के लिए क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं, कोई कार्य करते हैं।
अब अधिगम के अलावा अगर नॉर्मल भी आप समझेंगे, जैसे कि आप सुपर टेट की परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सुपर टेट की परीक्षा क्या है? आपका एक लक्ष्य है। तो जो लक्ष्य होता है वो आपका हो जाता है स्टिमुलस। अनुक्रिया क्या होती है? उसके लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं लगातार, वो आपकी क्या है? अनुक्रिया, यानी उस उद्दीपक के प्रतिक्रिया की गई क्रिया क्या होती है? आपकी अनुक्रिया होती है। जब अनुक्रिया और उद्दीपक जो है वो मिल जाते हैं, यानी कि आप उस उद्दीपक को प्राप्त कर ले, यानी उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले अनुक्रिया को करके, तो आपका हो जाता है अनुबंधन। तो ये 3 टर्म्स हैं, आपको समझ में आना चाहिए। अभ्यास के नियम को हम जब पढ़ रहे हैं, तो यही ये नियम बताता है कि अभ्यास करने से उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध क्या होता है? मजबूत होता है। बस इस अभ्यास का नियम में इतना ही है। अच्छा, अभ्यास के नियम का बाद में संशोधन भी किया गया। क्यों संशोधन किया गया? क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम डेली करते हैं, पर फिर भी जो है हमें वो चीज नहीं आती। जैसे कि लाइव एग्जांपल में आप देखेंगे, प्रेयर होती है, स्कूल की प्रेयर होती है, काफी बार बच्चे बार बार कराई जाती है, फिर भी जो है वो नहीं बोल पाते हैं। तो वो क्या है? अभ्यास के नियम जो है उसका तोड़ है। तो इसीलिए अभ्यास के नियम के संदर्भ में 1930 में जो है एक संशोधन किया गया, और संशोधन के बाद इसे बांट दिया गया उपयोग के नियम और अनुप्रयोग के नियम, जिसको हम प्रयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं। अब उपयोग और अनुप्रयोग क्या है? उपयोग का नियम ये कहता है कि मनुष्य जिस कार्य को बार बार दोहराता है उसे वो सीख जाता है, और अनुप्रयोग का नियम कहता है कि हम किसी पाठ या विषय को अगर दोहराना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो इसी चीज को, अभ्यास के नियम को, बाद में इन्होंने संशोधन कर दिया। तो ये आपका हो जाएगा अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि अभ्यास की अगर पुनरावृत्ति होती है तो अनुबंधन मजबूत होता है, अगर अभ्यास की कमी होती है तो अनुबंधन जो है वो आपका कमजोर होता है। तीसरा आपका नियम है प्राथमिक नियम में प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है? लॉ ऑफ इफेक्ट हम कहते हैं इसे। अच्छा, जो अभ्यास का नियम था उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपीरियंस, और जो तत्परता का नियम है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। तो जो प्रभाव का नियम है उसकी बात करते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट। थांडाइक ने ये कहा कि जो भी हम काम करते हैं, अच्छा इसके और भी नाम है, पहले वो हम बता देते हैं ताकि आप चीजों को सीरियल वाइज समझते चलें। प्रभाव के नियम को ही संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। संतोष और असंतोष का नियम किस टाइप से क्वेश्चन आता है? पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सा अधिगम के नियम नहीं है, और वहां पर प्रभाव का नियम ना दे करके आपसे संतोष या असंतोष का नियम दिया होगा, और आप तो सोचेंगे हम तत्परता अभ्यास प्रभाव पढ़ के गए हैं, संतोष असंतोष नहीं होगा, वही गलत हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए संतोष और असंतोष प्रभाव के नियम का ही नाम है। इसी का एक और नाम है, वो है परिणाम का नियम। परिणाम का नियम भी इसी को जो है वो कहते हैं। तो अब प्रभाव का नियम होता क्या है, इस चीज को समझिए। प्रभाव का नियम ये कहता है कि जिन कार्यों को करने में व्यक्ति को सेटिस्फैक्शन मिलता है, संतोष मिलता है, वो चीज बार बार करता है। अगर आपको मजा आ रही है साइकिल चलाने में, आपको मजा आ रही है जो है बाइक चलाने में, आपको मजा आ रही है कार चलाने में, तो आप वो चीज बार बार करेंगे। आपको मजा आ रही है मूवी देखने में, तो वो आप बार बार करेंगे। तो वही इसमें बताया गया है कि जिस कार्य को, थांडाइक ने कहा कि जिस कार्य को करने में व्यक्ति को संतोष मिलता है उसे वो बार बार दोहराता है, इसीलिए इसे संतोष का नियम भी कहते हैं। और जिन कार्यों से असंतोष मिलता है, जैसे पढ़ाई हो गई, पढ़ाई में क्या है, आपका पढ़ने में 2 दिन लगता है, मन 4 दिन बाद नहीं लगता है, तो क्या है, वो आपका असंतोष है। जिस कार्य से असंतोष मिलता है वो नहीं करता है। तो ये इन्होंने प्रभाव के नियम के अंतर्गत संतोष और असंतोष को जो है इस तरीके से व्यक्त किया है। अच्छा, प्रभाव का नियम परिणाम का नियम को आप इससे कैसे जोड़ेंगे? तो इस चीज को ऐसे समझिए। अच्छा, इसी को ही आप पुरस्कार और दंड के जरिए भी जोड़ सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि अगर कोई काम कर रहे हैं, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, संतोष मिल रहा है, तो उसमें अनुबंधन क्या होगा? मजबूत होगा। अब जैसे इसी में ही आप कह दीजिए पुरस्कार और दंड। ये पुरस्कार और दंड ये क्या है? ये संतोष के वो साधन है जिससे क्या होगा? अनुबंधन मजबूत होगा। अगर वहीं हम असंतोष की तरफ बात करें तो क्या होगा? अनुबंधन कमजोर होगा। अगर यहाँ पर हम दंड या भय का यूज कर लेते हैं, तो दंड, भय, पुरस्कार और आपका प्रशंसा, इनसे भी आप संतोष और असंतोष को जो है वो जोड़ सकते हैं। तो ये चीज को अगर आप शिक्षा से जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? कहने का मतलब ये है कि जब टीचर को पढ़ाना चाहिए तो उसको ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए जो सकारात्मक प्रभाव डालें, जिससे छात्र को संतोष प्राप्त हो, जिससे उस चीज को सीखने में छात्र का मन लगे। तो इस तरीके से प्रभाव के नियम को भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये हमारे हो गए प्राथमिक नियम। अब हम बढ़ते हैं गौड़ नियम की तरफ। तो 5 हैं आपके: बहु अनुक्रिया के नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम,
अनुरूपता का नियम और सहचर्य का नियम। तो सबसे पहला है आपका बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम को हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। तो जब कोई व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो वो क्या करता है, उसे सुलझाने के लिए बहुत सी चीजें करता है। बहु अनुक्रिया मतलब बहु मतलब बहुत सी, अनुक्रियाएं मतलब क्रियाएं करता है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक ही चीज से वो सॉल्व हो जाती है। तो वही है बहु अनुक्रिया का नियम कि हम अलग-अलग चीजें ट्राई करते हैं किसी भी समस्या को हल करने के लिए, और अपनी समस्या के सुलझाने पर व्यक्ति को क्या होता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, संतोष मिलता है। तो ये भी अधिगम के अंतर्गत आपका आ जाएगा। फिर आपका दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम। ये क्या कहता है, लॉ ऑफ मेंटल जो है वो सेट। लॉ ऑफ मेंटल सेट क्या होता है, अच्छा, बहु अनुक्रिया में एक चीज आप ये भी कह सकते हैं कि प्राणी उद्दीपक के प्रति अनेक क्रिया करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सब सुपर टेट की परीक्षा आपके लिए उद्दीपक हुई, और उस उद्दीपक के लिए आप क्या कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि केवल एक ही तरीका अपना रहे हैं। आप सोचते हैं कि हम कोचिंग भी कर लें, आप सोचते हैं हम किताबें भी पढ़ लें, आप सोचते हैं हम नोट्स भी बना लें। तो बहु अनुक्रिया बहुत सी चीजें करते हैं उस अधिगम के लिए, उस उद्दीपक को पाने के लिए। फिर मानसिक स्थिति का नियम क्या कहता है, मानसिक स्थिति को ही हम मनोवृत्ति का नियम भी कहते हैं। तो मानसिक में सही समझ में आ रहा है, जो मस्तिष्क है आपका, या मनोवृत्ति से समझ में आ रहा है मन की जो वृत्ति है, नजरिया आपका है, वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सीखने में तभी तो आपको मजा आएगा, तभी आप सकारात्मक होगा नजरिया, तभी आप अधिगम कर पाएंगे। तो इसलिए मानसिक स्थिति का नियम ये कहता है कि किसी भी प्राणी को सीखने की योग्यता उसकी अभिवृत्ति, मनोवृत्ति उसको निर्देशित करती है। उसकी रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। मनोवृत्ति मतलब वही है कि पॉजिटिव जो है होना चाहिए, तभी वो सीख पाएगा। तीसरा आपका है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कोई चीज आपको करनी है, तो अब ऐसा तो नहीं है नहीं कि एक ही दिन में पूरी कर लेंगे। आंशिक मतलब क्रिया का मतलब है कि छोटे छोटे हिस्सों में आप करेंगे। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। तो जैसे आपको एक पूरी किताब पढ़नी है, और किताब में 400 पन्ने हैं, और उस 400 पन्ने को तो एक दिन में आप पढ़ नहीं देंगे। तो वो लक्ष्य आपका जो है, आप उसे क्या करते हैं, थोड़े थोड़े हिस्सों में पढ़ते हैं। तो आंशिक क्रिया का नियम यही कहता है कि आप थोड़े थोड़े संपूर्ण पक्ष को ना करके अंशों में जो है उस चीज को कंप्लीट करते हैं। तो ये आपका कहता है आंशिक क्रिया का नियम। जैसे आपने 2 पेज आज पढ़ लिए, 10 पेज आज पढ़ लिए, इस टाइप से आप जो है वो पूरा अधिगम करते हैं। अनुरूपता का नियम अगला है, अनुरूपता का नियम। अनुरूपता के नियम को जो है हम सादृश्यता का नियम भी जो है वो कहते हैं। सादृश्यता का नियम भी कहते हैं किसको, अनुरूपता के नियम को। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या कहती है, सिमिलैरिटी ये कहती है जैसे आप कोई चीज पहले से सीखे पढ़े हैं, क्या वो चीज जो सीख चुके हैं आप, वो दूसरी चीजों को प्रभावित नहीं करेगा। आपको अगर साइकिल चलानी आती है, तो क्या जब आप बाइक सीखेंगे, जब आप कार सीखेंगे, तो क्या उसमें वो चीज आपको हेल्प नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। तो सादृश्यता का नियम यही कहता है कि जो पूर्व ज्ञान होता है वो नवीन ज्ञान को आपके प्रभावित करता है। तो ये आपका क्या है, सादृश्यता का नियम या फिर अनुरूपता का नियम। लास्ट आपका है सहचर्य का नियम। सहचर्य का नियम आपका ये कहता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो इसमें ये बताया गया है कि किसी अनुक्रिया, या जो अनुक्रिया किसी एक उत्तेजक के प्रति होती है, कोई भी आपका जो है उत्तेजक उसके प्रति होती है, तो वही इसमें बताया गया है कि इस नियम के अनुसार जो अनुक्रिया किसी एक उत्तेजक के प्रति होती है, वही अनुक्रिया बाद में उस उत्तेजना से संबंधित और किसी अन्य उद्दीपक के प्रति भी जो है वो होने लगती है। तो जो सहचर्यात्मक है, थांडाइक ने अनुकूलित अनुक्रिया, जिसको हम कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं, उसको ही सहचार्य परिवर्तन के रूप में व्यक्त किया है। इसको आप एक लाइन में अगर याद करना चाहते हैं तो विषय वस्तु के साथ अंतःक्रिया कह सकते हैं। अब देखिए मेरी बात को एक चीज ध्यान से समझिएगा कि आपसे कोई नहीं पूछेगा इसके अंदर क्या आता है। क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि इनमें से कौन से अधिगम के नियम नहीं है। आपके पास इनमें से कोई 3-4 लिखे होंगे और एक कोई एक्स्ट्रा लिखा होगा। अधिकतर पूछे जाने के चांसेस ये हैं। दूसरा तरीका एक यहाँ से ये हो सकता है कि इसी के अंतर्गत कोई पॉइंट हुआ, जैसे अभ्यास का नियम है तो उसका कोई एग्जाम्पल लिखे। अगर आपने चीजों को समझ लिया है तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसके एग्जाम्पल से संबंधित कोई जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे ऐसे ही कह दे कि पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को प्रभावित करता है, ये अधिगम का कौन सा नियम है, तब आप क्या कहेंगे कि ये जो है सादृश्यता का नियम है। तो इसलिए एक एक लाइन में बस आपको चीजें पता होना चाहिए। तो ये हो गया हमारे अधिगम के नियम। अब थांडाइक ने ही जो है सीखने का सिद्धांत
सिद्धांत भी दिया है और जो सिद्धांत इन्होंने दिया वो बिल्ली पर प्रयोग किया इन्होंने। सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा थॉर्नडाइक के बारे में कि थॉर्नडाइक ने 1913 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली अपनी पुस्तक थी जिसका नाम था शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके बहुत से अन्य नाम भी हैं पर थॉर्नडाइक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पशु मनोवैज्ञानिक या जनक के रूप में जाने जाते हैं। पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशु पर अध्ययन किया। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कई बार पूछ लिया जाता है कहाँ के थे। और पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? थॉर्नडाइक थे। जरूर याद रखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन थे? तो थॉर्नडाइक थे। और सीखने के सबसे पहले नियम दिए थे जो कि अभी हमने आपको बता दिए, वो सीखने के नियम थे। अब सीखने के सिद्धांत पर जो इन्होंने प्रयोग किया उसकी बात करते हैं। तो इन्होंने जो प्रयोग किया उसके अलग अलग नाम हैं और उस नामों को आप अवश्य रट लीजिएगा। सबसे पहला नाम है थॉर्नडाइक का संबंधवाद, जिसे हम कहते हैं थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके इनके नामों से आते हैं। दूसरा है संबंधवाद का सिद्धांत, भी इन्हीं के सिद्धांत को कहा जाता है कनेक्शनिस्ट थ्योरी, दूसरा नाम है। तीसरा है उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जिसको हम एसआर थ्योरी कहते हैं। डायरेक्ट एसआर थ्योरी करके भी नाम पूछ लिया जाता है। चौथा है सीखने का संबंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। और आखिरी है पांचवा प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। पांचों नाम एकदम आपको रटे होने चाहिए, पांचों ही पूछे जाते हैं। थॉर्नडाइक का संबंधवाद, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत और प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। देख रहे हैं अधिकतर नामों में संबंध आ रहा है, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, केवल संबंध से आप ना याद रखिएगा, क्योंकि पावलाव का जो है वो भी संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है। संबंध से ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं के ही हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पर संबंध के साथ प्रत्यावर्तन वर्ड आता है तो वो आपको केवल पावलाव में ही देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर अगर संबंध सिद्धांत की बात की जाए, संबंधवाद की बात की जाए, इस टाइप के नाम जो है वो अधिकतर इसी में देखने को मिलते हैं। तो अगर याद कीजिएगा तो उसके साथ पूरा टर्म से याद कीजिएगा, ये जरूरी है। तो ये तो हो गया आपके इसके नाम। अब बात करते हैं इनकी थ्योरी की। तो इन्होंने जो प्रयोग किया उसकी अगर बात करें तो अपना जो प्रयोग है इन्होंने एक भूखी बिल्ली पर किया। बिल्ली भी हम आपको दिखाते हैं। तो जो भी चीज यहाँ पर हम पढ़ेंगे आप साइड में देखते हुए चलिएगा। साइड में बिल्ली है, ये पूरा इनका प्रयोग था। तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया। बिल्ली को एक पिंजरे में इन्होंने बंद कर दिया। ये देख रहे हैं पिंजरा है, इसमें बंद है बिल्ली। उसमें एक खटका भी लगा दिया जिसके दबने से दरवाजा खुल गया। खटका मतलब ये देख रहे हैं ना, ऊपर से लटका हुआ है, तो इसको जब नीचे खींचते हैं ना तब ये दरवाजा खुल जाता था। तो पिंजरे के बाहर भोजन रख दिया। ये देखिए कैट फूड रखा हुआ है, इसमें देखिए ऐसे बैठी हुई है, लेट के मछली बैठी हुई है। तो बाहर भोजन रख दिया जो कि उद्दीपक का कार्य कर रही है। अब बताया मैंने ना उद्दीपक क्या है। उद्दीपक आपका जो है आपका लक्ष्य है। तो वही बिल्ली का जो लक्ष्य है, बिल्ली को क्या दिख रहा है आंखों में? बस मछली दिख रही है। तो वही है कि पिंजरे के बाहर भोजन रख दिया और जो कि उद्दीपक का कार्य जो है वो कर रहा था। आगे बात करते हैं। तो पिंजरे बिल्ली ने क्या किया, पिंजरे में काफी उछल कूद किया। अब जिससे उसका पैर जो है खटपे के पर पड़ गया। अब कहीं कहीं चित्र में जो है ये खटका नीचे बना दिया जाता है, या तो आप इसी को ही मान लीजिए। तो जैसे इसका पैर पड़ गया तो बिल्ली को भोजन प्राप्त हो गया, क्योंकि दरवाजा खुल गया। बिल्ली एकदम लपक पड़ी। बिल्ली के बार बार प्रयास करने के बाद एक स्थिति ऐसी आ गई कि बिल्ली बिना भूल के ही भोजन प्राप्त कर लेती थी। यानी कि पहली बार तो उछल कूद मचा रही थी, धोखे से उसका इस पे हाथ पैर पड़ गया, वो खटका खुल गया, वो कूद गई खाने की तरफ, वो खा गई। फिर उसके बाद वो उछल कूद मचा रही थी, फिर से उस पे खटका पड़ गया, तो उसके बाद जो है फिर से वो खा गई। एक टाइम ऐसा ये आया कि डायरेक्ट ही उसको जो है, जब भोजन चाहिए था उसने उस पे हाथ मारा और खुल गया दरवाजा और खा गई। तो वही चीज यहाँ है कि बिल्ली के बार प्रयास प्रयास करने के बाद एक स्थिति ऐसी आई कि बिल्ली बिना भूल के ही भोजन जो है वो प्राप्त कर लेती थी। तो ये जो संबंध था, इस प्रकार उद्दीपक और प्रतिक्रिया, इससे संबंध बना, जिसे एसआर बॉन्ड आप कह सकते हैं, जो कि आपका स्थापित हो गया। तो संबंध बन रहा है तो इसी से संबंधवाद सिद्धांत, इसका नाम आप याद रख सकते हैं। इसी का ही नाम संयोजनवादी सिद्धांत में है, क्योंकि बिल्ली बिल्ली तरीका सीख लेती है जिससे उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच अनुबंधन बनता है, जिसको हम बॉन्डिंग कहते हैं, जिसको हम संयोजनवाद भी कहते हैं, जिसको हम संबंधवाद भी कहते हैं। तो उस तरीके से इसका नाम भी आप जो है वो याद रख सकते हैं। तो थॉर्नडाइक के प्रयोग में केवल इतना था, आपको नाम पता होना चाहिए। ये बेसिक सी चीज जो यहाँ पर है, जो उन्होंने प्रयोग किया वो पता होना चाहिए। और इनके जो नाम है उन्हीं से ही क्वेश्चन जो है अधिकतर आता है। तो ये हो गया हमारा थॉर्नडाइक। बढ़ते हैं हम अब हमारे पावलाव की तरफ। वो वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ आ रही हो, लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है, और लोग शेयर भी करते रहिएगा। तो बात करते हैं पावलाव के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत की। देखिए पावलाव के बारे में पहले बेसिक सी चीजें जानते हैं, फिर कौन कौन से नाम हैं पावलाव के भी सिद्धांत के, वो भी हम अलग से जानेंगे।
तो पावलोव का जो सिद्धांत है उसको क्लासिकल और कंडीशंस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ पावलोव भी कहते हैं। रूस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे और शिक्षा शास्त्री थे आईपी पावलोव। इन्होंने 1904 ईस्वी में संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किया था। 1904 में ही इन्होंने पाचन क्रिया पर भी शोध किया था। पाचन क्रिया पर शोध के कारण ही इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये हो गया इनके बारे में। और अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं संबद्ध प्रतिक्रिया। तो नाम क्यों पड़ा है वो भी यहाँ पर संबद्ध प्रतिक्रिया जो है वो दिया हुआ है। अब कुछ और नाम है, पहले उनको देख लेते हैं, फिर इनका जो सिद्धांत है उसको जो है वो समझेंगे। तो अन्य नाम में आपका संबंध प्रत्यावर्तन, ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या हम परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। और आपका एक नाम है अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन, और इसको ही संबद्ध अनुक्रिया अनुबंधन करके भी कहते हैं। और एक और है जो इन्हीं नामों से ही बनता है। अच्छा, आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो अनुकूलित वर्ड, आपका शास्त्रीय वर्ड और प्रत्यावर्तन वर्ड, इन्हीं तीनों से ही आगे पीछे करके कई नाम बने हुए हैं। एक नाम ये भी है अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। तो यही इसीलिए मैंने केवल यही तीन नाम लिखे हैं, इन तीनों को भी आप याद कर लेंगे, संबंध प्रत्यावर्तन, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन, तो इनसे और नाम भी जो है वो आप निकाल लेंगे। अच्छा, सब नाम क्यों पढ़े, जैसे अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन क्यों पढ़ा है, क्योंकि अच्छा अभी हम आगे सिद्धांत पढ़ेंगे तो उससे आपको बेहतर समझ में आएगा, पर बता देते हैं यहाँ पर जब बोला है तो कि नया उद्दीपक जो था उसके साथ ये पुरानी जो अनुक्रिया थी उसको अनुकूलित कर लेता है, तो इसीलिए अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन पढ़ा है। अभी आपको समझ में और अच्छे से तब आएगा जब हम इनके प्रयोग को जो है वो देखेंगे। तो इन्होंने जो प्रयोग अपना किया था वो किस पर किया था, कुत्ते पर किया था। थांडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर किया था। ऐसे करके भी क्वेश्चन हो सकता हो आ जाए, तो ध्यान रखिएगा। तो पावलाव ने अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया था, साइड में आप कुत्ता देख भी रहे हैं, इनका पूरा सेटअप भी देख रहे हैं। उसने क्या किया, कुत्ते की जो लार ग्रंथि था उसका ऑपरेशन किया था। अब देखिए लार ग्रंथि से आपको समझ में आ रहा है कि 1904 में इन्होंने पाचन ग्रंथि पर शोध किया था, 1904 में इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कुत्ते की लार ग्रंथि का इन्होंने ऑपरेशन किया था। उस ग्रंथि का संबंध इन्होंने एक ट्यूब के द्वारा कांच की बोतल से स्थापित किया। ये देखिए आप स्ट्रक्चर में इन्होंने दिखाया भी हुआ है, जहां पर लार को एकत्रित किया जा सकता था। प्रयोग में क्या हुआ, कुत्ते को घंटी के बजने के साथ खाना दिया गया। पहले मतलब घंटी बजाई गई और उसके बाद खाना दिया गया, और उसके बाद तो प्रयोग जो है उसमें कुत्ते की घंटी के बजने के साथ खाना दिया गया। खाना देखकर कुत्ते के मुंह में क्या हुआ, लार का आना एक क्या है, क्रिया, स्वाभाविक क्रिया है। फिर आपका आगे प्रयोग देखते हैं कि कई बार ये क्रम को दोहराया गया। उसके बाद क्या हुआ, घंटी बजाई गई किंतु कुत्ते को भोजन जो है वो नहीं दिया गया। ऐसा करने पर क्या हुआ, कुत्ते के मुंह में घंटी की आवाज के साथ ही लार टपकना स्टार्ट हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि घंटी की जो आवाज थी उसकी संबद्धता खाने के साथ स्थापित हो गई। अब इस चीज को नॉर्मल तरीके से समझिए कि हुआ यहाँ पर क्या, पहले घंटी बजाई गई, फिर खाना दिया गया, फिर घंटी बजाई गई, खाना दिया गया, इस टाइप से क्रम चलता रहा। फिर एक बार क्या हुआ, यानी घंटी बजाने से, इसको लिख के भी बता देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए स्टार्टिंग सबसे पहले क्या हुआ कि भोजन जो है वो दिया गया कुत्ते के सामने, तो उसके क्या आई, लार आई, जिसको हम भोजन को कहते हैं यूसीएस, यानी कि अनकंडीशनल जो है स्टिमुलस। भोजन क्या है उसके लिए, स्टिमुलस है, लक्ष्य है, और लार क्या है, उसका जो है वो रिस्पॉन्स है, जिसको हम कहते हैं अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यूसीआर कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूसीएस। आगे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, पर अब यहाँ पर समझाने के लिए यही लिख के बता दे रहे हैं, यूसीआर। फिर भोजन के साथ लार आती थी। फिर एक टाइम बाद क्या किया गया कि घंटी बजाई गई है, और उसके कुछ समय बाद जो है वो भोजन दिया गया। इससे क्या हुआ, लार आई। तो इसमें क्या है कि जो भोजन है ये आपका कंडीशनल जो है वो आपका स्टिमुलस है, और जो भोजन है आपका वो अनकंडीशनल जो है स्टिमुलस है, यूसीएस है, यूसीएस है। और लार जो है ये आपकी क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। ये हुआ। फिर घंटी के कुछ समय बाद जब भोजन दिया जाने लगा, एक टाइम ये आया कि केवल घंटी बजाने मात्र से ही जो है वो लार उसके मुंह में आने लगी थी। तो सीधे आपका जो घंटी है, जो कि आपका एक कृत्रिम उत्प्रेरक का काम करेगा, कृत्रिम उद्दीपक का काम करेगा, वो आपका जुड़ गया लार से। तो घंटी आपके लिए क्या है, ये है सी एस यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस, और लार क्या है आपका, सी आर यानी कि कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो ये आपका जो है इसमें पावलोव में बताया गया है। अब इसी में ही सारी चीजें कौन क्या है उसको भी देख लीजिए कि जो खाना है वो क्या है, प्राकृतिक उद्दीपक है।
लार क्या है, वो स्वाभाविक क्रिया है, और जो घंटी है उसकी आवाज क्या है, वो कृत्रिम उद्दीपक है। अब देखिए यही चीज यहाँ साइड में दिखाई भी गई है कि बिफोर कंडीशनल क्या था कि फूड के साथ जो है पहले लार आ रही थी, फिर बेल के साथ कोई नो रिस्पॉन्स नहीं था, फिर बेल प्लस फूड जो है आपकी लार, उसके बाद बेल से ही जो है आपकी लार आ रही थी। तो इस टाइप से इस चीज में इन्होंने पावलाव ने जो है वो अपना जो सिद्धांत है उसको जो है वो बताया। अब तो ये सारी चीजें आपने समझ ली, अब ये भी समझ लीजिए कि ये जो आपने पढ़ा है इसका एक्चुअल में यूज क्या है। पावलाव जो है आपने पढ़ा कि लार है, ये सब ये सिर्फ शिक्षा में क्या यूज है, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं तो शिक्षा में यूज उसका क्या है वो आपको पता होना चाहिए। और लास्ट आपका पेज होगा ये कि इस सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ क्या है। तो विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का निर्माण करना। माता जो है वो बच्चों को सुबह नींद से जगाती है, तो बालक क्या है, उठ जाते हैं। तो ये क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। अब माता क्या कर रही, बालक को उठाने से पहले बल्ब जलाती है, तो बाद में आवाज लगाती है। तो ये जो क्रिया है वो क्या है, ज्यादा समय तक होती है, तो बल्ब जलते ही जो है जो बालक है, बच्चा है, वो उठ जाएगा। तो सेम चीज को आप पावलाव के सिद्धांत से भी जोड़िए कि जिस प्रकार घंटी जो है उससे लार को जोड़ दिया गया था, सेम वही आप अच्छी आदतों के निर्माण में भी जो है वो जोड़ सकते हैं। कि मात्र आप, माता आपकी हैं, वो आपको रोज जगाने आ रही है, आप रोज उठ रहे हैं, फिर जगाने आ रही, रोज उठ रहे हैं। एक टाइम ये आया कि माता बल्ब जलाती हैं और फिर आपको उठाती हैं, तो आप उठते हैं, फिर बल्ब जलाती हैं, फिर आपको उठाती हैं, फिर आप उठते हैं। केवल बल्ब जलाने मात्र से ही आप उठ जा रहे हैं। तो बल्ब एक कृत्रिम उद्दीपक का काम कर रहा है जो आपके रिस्पॉन्स के साथ जोड़ा जा सकता है। तो विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का निर्माण करना भी इस जो सिद्धांत है, पावलो का जो सिद्धांत है, उसको जो है यूज किया जा सकता है। एक और अच्छा सा एग्जाम्पल है पशुओं के प्रशिक्षण में। यदि सर्कस का शेर है, उसके प्रशिक्षण में सिखाया जाता है कि चाबुक से मारने पर शेर जो है रिंग के अंदर से छलांग लगाता है। तो चाबुक से मारना क्या है, स्वाभाविक उत्तेजक है। यदि चाबुक मारने से पहले किसी भोपू की आवाज सुना दी जाए तो क्या होगा, थोड़े ही दिनों में शेर क्या करेगा, भोपू और चाबुक से अनुबंध स्थापित कर लेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि चाबुक मारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, केवल भोपू बजाने मात्र से ही वो जो रिस्पॉन्स है वो देने लगेगा। तो पशुओं के प्रशिक्षण में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये है एक्चुअल में इसका यूज। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब सारी चीजें हमने जो पढ़ी इस पर बेस्ड एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछते हैं। तो 2020 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछेंगे। आगे हमारी चीजें हैं, स्किनर है आपका, जीन पियाजे है, कोहलर है, उनको अगली क्लास में देखेंगे और उस पर बेस्ड एक साथ सारे क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। तो एक प्रश्न अब आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं वीडियो को समाप्त करने से पहले। पर वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी श्री अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। बी.एफ. स्किनर है, आर.एम. गैने है, आई.पी. पावलाव है, या फिर ई.एल. थांडाइक है। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।